नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी एक गहरे विवाद में फँस गए हैं। राजकुमार भाटी ने 5 मई को जवाहर भवन में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में एक भाषण दिया और जिस पुस्तक का विमोचन हो रहा था, वह पुस्तक लोक जीवन में जाति के आधार पर दी जाने वाली गालियों से संबंधित थी। इस चर्चा के दौरान राजकुमार भाटी ने यह कहा कि उनकी जाति को लेकर भी लोक जीवन में कई तरह की बातें कही जाती रही हैं और कुछ मित्र उन्हें चिढ़ाने के लिए कुछ बातें कहते रहे हैं। तो उनके किसी अन्य शुभचिंतक ने यह कहा कि ब्राह्मणों के बारे में भी वे कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने यानी राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों की तुलना वेश्याओं से की और फिर अगली पंक्ति में उन्होंने कहा कि कुछ वेश्याएँ भली हो सकती हैं पर ब्राह्मण भले नहीं होते हैं। ऐसा कहने के बाद राजकुमार भाटी हँसते हैं और हँसने के बाद वे यह कहते हैं कि लेकिन मैंने ऐसा कभी कहा नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ब्राह्मण तो भले होते हैं। अब यह बात जिस लहजे में राजकुमार भाटी ने कही वह निश्चित रूप से अपमानजनक है और मैं यह मानता हूं कि यह बात ज्यादा अपमानजनक स्त्रियों के संदर्भ में है। अगर आप नारीवादी विमर्श को देखें तो उसमें सेक्स वर्क को जिसके लिए बहुत ही गलत शब्द के रूप में वेश्यावृत्ति का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में एक अलग तरह का विमर्श उभर कर सामने आया है जिसमें 2 धाराएँ हैं। पहली धारा यह मानती है कि सेक्स वर्क में या वेश्यावृत्ति में लगी महिलाओं की आर्थिक स्थिति, उनकी मजबूरियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और दूसरी धारा यह मानती है कि सेक्स वर्क एक वर्क के रूप में है, उसे इस रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और यह महिलाओं की जो अपनी स्वायत्तता है, उसके व्यक्ति के रूप में है। मैं इस अकादमिक बहस में बहुत गहराई से नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इस बात को इंगित करना चाहता हूँ कि जिस लहजे में राजकुमार भाटी ने स्त्रियों या सेक्स वर्क में लगी स्त्रियों का ज़िक्र किया, वह अत्यंत अपमानजनक और निंदनीय है। इसके बाद उन्होंने जिस तरीके से ब्राह्मणों का माहौल बनाया, वह भी सही नहीं था और उसके लिए भी उनकी आलोचना की जा सकती है। और इस जब ये विवाद सामने आया, तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर तमाम लोग अलग-अलग जो बैनर्स हैं उनके तहत ब्राह्मण जो भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, सभी तो नहीं, पर बहुत सारे राजकुमार भाटी के पीछे पड़ गए, वो उनकी लगातार आलोचना करने लगे और ये सारे ऐसे ट्रोल्स हैं जो कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को भी अव्यक्त करते हैं। कुछ घंटों के बाद ही राजकुमार भाटी की सफाई आ गई, उन्होंने पूरी तरीके से इसके लिए माफ़ी माँगी, बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने कहा कि अगर मेरी बातों से किसी को चोट पहुँची है, किसी की भावनाएँ आहत हुई हैं, तो मैं बिना कोई इफ़ या बट किए माफ़ी माँगता हूँ। और उसके बाद उन्होंने अपनी सफाई दी कि वो किस तरीके से एक कार्यक्रम में अपनी बातों को रख रहे थे और उनके विचारों को या उनकी कही गई बातों को एक पूरी तरीके से काट-छाँट कर उसके क्लिप को जारी किया गया और उन्हें बदनाम या परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं यहाँ आपके सामने 2-3 बातें रखना चाहता हूँ कि आखिर हम इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखें। पहली बात तो जैसे मैंने इशारा किया कि हमें इसे सिर्फ़ ब्राह्मणों के लिए अपमानजनक कथन के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें इसे स्त्रियों के लिए अपमानजनक कथन के रूप में भी देखना चाहिए। और निश्चित रूप से इसके लिए भाटी जी की आलोचना की जा सकती है, आलोचना की जा रही है और भाटी जी ने इसके लिए भी माफ़ी भी माँगी है। तो पहली बात तो हमें यह ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा विद्यार्थी या रिसर्चर, हम में से कोई भी जो सार्वजनिक मंचों पर अपनी बातों को रखता है, वह बहुत ही संभल कर और संवेदना के साथ अपनी बातों को रखे। निश्चित रूप से जाति की बुराई की जा सकती है, निश्चित रूप से जाति के कुछ तत्वों को अपने साथ लेकर चलने वाले लोगों की भी बुराई की जा सकती है, जो भेदभाव करते हैं उनकी बुराई भी होनी चाहिए और इसमें ब्राह्मण पहले नंबर पर आते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन सभी लोगों को एक रंग में रंग देना और एक जाति के सभी लोगों के बारे में बहुत ही निंदनीय किस्म की बात करना बिल्कुल गलत है। तो इस संदर्भ में भाटी जी जैसे एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से तो ज़रूर ये उम्मीद की जा सकती है कि वे बहुत ही संभल कर, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही संतुलित रूप से अपनी बातों को कहें। खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं और उन्हें कोई भी ऐसा बयान देने से बचना चाहिए जिससे उनकी पार्टी को राजनीतिक रूप से नुकसान हो जाए। और निश्चित रूप से भाटी जी ने खुद कहा है कि वे इस तरह के विचारों को नहीं मानते हैं। तो अगर वो मानते हैं, तो भी उन्हें इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है क्योंकि जिस तरह से लोहिया जी ने बातों को रखा या अंबेडकर साहब ने बातों को रखा, उसमें निश्चित रूप से जाति
को अपने सिर पर चढ़ाकर रखने वाले लोगों की आलोचना की बात निहित है, लेकिन तकरीबन गाली की भाषा में किसी जाति की आलोचना करने का लोहिया जी ने भी विरोध किया, अंबेडकर साहब ने भी विरोध किया। तो अगर भाटी जी अपने वैचारिकी के स्तर पर इस चीज को मान रहे हैं तो भी उन्हें इसे बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक सच्चे समाजवादी होने का अर्थ यह है कि संरचनाओं पर भी हम हमला करें और जो लोग उसका उसके वाहक हैं उनकी भी आलोचना करें, पर गाली गलौज के स्तर पर अपमानजनक बातें ना कहें। लेकिन जैसा कि भाटी जी ने कहा है कि वो इस तरह के विचार को नहीं मानते हैं और अगर उनकी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो उन्होंने माफी भी मांगी है। तो मुझे लगता है कि शायद इसे स्वीकार किया जा सकता है। तीसरे स्तर पर हमें यह समझने की जरूरत है कि एक प्रवृत्ति सोशल मीडिया में हर जगह है कि अगर किसी व्यक्ति के मुंह से कोई गलत बात निकल गई, तो भले ही उसने माफी मांग ली हो, उसकी पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी को खारिज करने की कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर पर राजकुमार भाटी की पहचान एक भाषण में दिए गए या दोहे से नहीं होती है। वे एक ऐसे राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में उभरे हैं जो बहुत ही सलीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रवक्ताओं के तर्कों को खारिज करते हैं। और जिस तरीके से साहित्यिक विधा के माध्यम से या फिर अपने गहन अध्ययन के माध्यम से वो अपनी बातों को रखते हैं, वह निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए भी सीखने की एक चीज होती है। तो इस लिहाज से अगर राजकुमार भाटी जी एक ऐसे प्रवक्ता के रूप में सामने आते हैं, तो सिर्फ एक दोहे को या एक लोकोक्ति को या लोक जीवन में प्रचलित बात को सामने रखने मात्र से उनकी अन्य तमाम खूबियां पीछे नहीं चली जाती हैं, उन पर मिट्टी नहीं डाला जा सकता है और उन्हें पूरी तरीके से बहिष्कृत करने की मांग नहीं की जा सकती। तो मुझे लगता है कि इस प्रवृत्ति से भी बचने की जरूरत है। चौथे स्तर पर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम अन्य जातियों को हमले का निशाना बनाया जाता है, उस पर भी कुछ आलोचनात्मक निगाह डालने की जरूरत है। मुझे यह उम्मीद है कि आप में से अधिकांश लोग इस बात से परिचित होंगे कि यादवों को यदमुल्ला कहा जाता है, मुस्लिमों को देशद्रोही कहा जाता है और भी खराब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने संसद में किया था। तो इस तरीके की जो प्रवृत्ति है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप इस बात को महसूस करेंगे कि जब इस तरह की घटनाएँ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, नेताओं के द्वारा की जाती है, तो मीडिया में या सोशल मीडिया में इस बात पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। लेकिन अगर इस तरह की एक बात अ, राजकुमार भाटी जैसे विपक्षी दल से जुड़े प्रवक्ता के द्वारा कह दी गई, तो उसको लेकर तुलनात्मक रूप से ज़्यादा शोर-शराबा मचाया जा रहा है। कभी भी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उन्होंने इसके लिए माफ़ी नहीं माँगी कि उन्होंने मुसलमानों को संसद में गाली क्यों दी। उन्होंने एक मुस्लिम सांसद को गाली दी थी। उन्होंने कभी भी इसके लिए साफ शब्दों में क्षमा याचना नहीं की। लेकिन राजकुमार भाटी की मैं तुलना उनसे नहीं कर रहा हूँ, पर ये उनकी प्रबुद्धता है कि उन्होंने अपनी गलती मानी है। लेकिन मैं अंत में फिर से इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि इस बात की ज़रूरत है कि जो लोग लोक जीवन में या सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं, वे अपने शब्दों को काफ़ी सावधानी से इस्तेमाल में लाएँ। ख़ासतौर पर इसलिए भी क्योंकि उनके द्वारा कही गई बातों को काफ़ी तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा सकता है और यह भी कि जब वो अपनी बातों को कहते हैं, तो वे कई सारे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। वे एक दल के नेता के रूप में अपनी बातों को कह रहे होते हैं और उनकी बातों से उनकी पार्टी को भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। लेकिन यह कहने के बाद भी मैं आखिर में यही बात कहूँगा कि इस पूरे विवाद से यह बात भी सामने आती है कि हमें सिर्फ़ इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि किस तरह की बातें सार्वजनिक जीवन में बैठा व्यक्ति कर रहा है, बल्कि हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि अगर उसने कोई गलत बातें कही हैं, तो उसके बारे में बाद में उसकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या उसको लेकर वो रिजिड है? क्या उसको लेकर वो माफ़ी माँगने के लिए तैयार नहीं है? या फिर वह खुलकर अपनी बातों के लिए माफ़ी माँग रहा है? भाटी जी ने अपनी बातों के लिए माफ़ी माँगी है, इसलिए इस मुद्दे को यहीं समाप्त मान लिया जाना चाहिए। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।